Hello everyone, it's me, Priyanka Verma, faculty member of Gyan Sagar Net classes Hisar. So students, today we will discuss about literary criticism. We will discuss what is literary criticism and importance of literary criticism in literature. So let's do it. And first of all, we read that what is literary criticism? A systematic way to interrupt, analyze and evaluate a text. यानी कि हमें क्या देखना है इसके अंदर कि किसी भी टेक्स्ट को जब हम पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इंग्लिश के टेक्स्ट को, नॉर्मल स्टोरी पढ़ते हैं, कैरेक्टर पढ़ लेते हैं, थीम पढ़ लेते हैं, सेंट्रल आइडिया पढ़ लेते हैं, लेकिन वो चीजें निकलती कैसे हैं वो हमें नहीं पता। तो वो क्या सिखाता है हमें? क्रिटिसिज्म सिखाता है कि आपको कैसे किसी भी टेक्स्ट के अंदर से किसी की थीम निकालनी है, सेंट्रल आइडिया निकालना है। तो किसी भी टेक्स्ट को इंटरप्रेट करना है, एनालाइज करना है एंड सिस्टमेटिक वे से इवैल्यूएट करना है, वो होता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इट आस्क नॉट जस्ट इफ ए टेक्स्ट इज गुड बट why it is good or bad। आप लोगों के माइंड में एक मिथ रहता है, आप लोगों के क्या, हर किसी के माइंड में ये मिथ रहता है कि जब हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं, क्रिटिसिज्म किसी भी फील्ड में, किसी भी लिटरेचर के अंदर, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन, किसी भी लैंग्वेज का लिटरेचर पढ़ते हैं, तो हमारे माइंड में आता है कि क्रिटिसिज्म सिर्फ किसी के टेक्स्ट को या किसी राइटर को क्रिटिसाइज करना होता है। नो, इट्स नॉट ट्रू। जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म होता है वो हमें सिखाता है कि किसी भी टेक्स्ट को पढ़ते टाइम जब हम ये बात करते हैं कि ये टेक्स्ट जो है ये गुड है, क्या है, ये गुड है या फिर बैड है, ठीक है, हमने ये वर्क को क्रिटिसाइज कर दिया। जो हमारा मिथ है कि हमें किसी भी टेक्स्ट को क्रिटिसाइज करना है, बट रियलिटी ये नहीं होती है। रियलिटी में क्रिटिसिज्म क्या सिखाता है कि जब हम एक टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि व्हाई इट इज गुड, व्हाई एंड व्हाई इट इज बैड। जब ये व्हाई आ जाता है और व्हाई का आंसर हम जब देते हैं तो वो होता है क्रिटिसिज्म। आज के बाद नहीं बोलोगे कि क्रिटिसिज्म किसी के टेक्स्ट को क्रिटिसाइज करना होता है। आज के बाद अच्छे से बोलना स्टार्ट कर देना, बताना स्टार्ट कर देना कि क्रिटिसिज्म सिर्फ किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं है, क्रिटिसिज्म है वो बताना है कि क्यों ये अच्छा है, क्यों ये बुरा है। क्लियर है? नहीं करोगे ये मिस्टेक आज के बाद। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, कनेक्ट्स द रीडर, राइटर, सोसाइटी टू द टेक्स्ट। यानी कि जब हमारे पास में कोई टेक्स्ट है, हम कोई भी टेक्स्ट पढ़ रहे थे, ठीक है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं एन फ्रैंक की डायरी। बहुत आप सबने पढ़ी होगी, मे बी 9th 10th में आती है एन फ्रैंक की डायरी। वो एक टेक्स्ट है और जब वो पढ़ते हैं एन फ्रैंक की डायरी, जब पढ़ते हैं तो नॉर्मल पढ़ने से ही हमें पता चल जाता है कि उस टाइम पे वॉर चल रहा था और वॉर के टाइम पे जो सोसाइटी के अंदर क्या क्या चीजें हो रही थी वो हमें पता चल जाती है एक टेक्स्ट के थ्रू। यानी कि सोसाइटी और इन्वायरमेंट क्या बना हुआ था वॉर के टाइम पे, वो हमें टेक्स्ट पढ़ के पता चल जाता है। दूसरा, किसको पता चल जाता है सोसाइटी के बारे में? रीडर को पता चलता है। किसको पता चलता है? रीडर को। और कौन पता करवाता है इस रीडर को? एक राइटर, ठीक है, एक राइटर। यानी कि आप जब किसी भी टेक्स्ट को पढ़ रहे होते हैं उससे पहले एक राइटर ने बहुत ज्यादा काम किया होता है उसके अंदर, ठीक है। जब एक राइटर किसी जॉनरा पे लिख रहा होता है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया एन फ्रैंक डायरी का, एन फ्रैंक डायरी के अंदर राइटर ने उस वॉर का जो इन्वायरमेंट है, जो सोसाइटी के अंदर जो हो रहा था, जो चीजें हो रही थी, वो हमें देखने को मिलती है उस टेक्स्ट के अंदर। तो राइटर ने उस टाइम पे उस वॉर इन्वायरमेंट को दिखाया, सोसाइटी के अंदर क्या क्या है, तो हमें किस चीज से कनेक्ट कर दिया? सोसाइटी से कनेक्ट कर दिया,
पुराने समय में जो वॉर हुआ था, एन फ्रैंक के टाइम पे जो वॉर हुआ था, उस टाइम से सोसाइटी से जोड़ दिया कि सोसाइटी कैसी है। फिर किसको जोड़ा, कौन पढ़ रहे उस टेक्स्ट को, किसको पता चला कि उस टेक्स्ट में या फिर उस टाइम जो वॉर हुआ उस टाइम पे ये चीजें हुई, एक रीडर को, ठीक है, एक रीडर ने जब बुक को पढ़ा और एक राइटर ने उस सारे इन्वायरमेंट को, वॉर टाइम को उसके अंदर डाल दिया और रीडर ने उस चीज को पढ़ लिया और पढ़ते ही रीडर ने ये कंक्लूजन निकाल लिया, इवेल्युएट कर लिया चीजों को कि किस टाइम का ये टेक्स्ट है, किस चीज की सिचुएशन यहाँ पे दिखाई गई है। ये हमने किस तरीके से निकाला, क्रिटिसिज्म से। क्लियर है, समझ आ गई सारी चीजें कि क्रिटिसिज्म होता क्या है, इंटरप्रेट, एनालिसिस एंड इवैल्यूएट। टेक्स्ट इज गुड बट व्हाई इट इज गुड और बैड, कनेक्ट्स रीडर, राइटर, सोसाइटी टू द टेक्स्ट। क्लियर है, बिना क्रिटिसिज्म के तो कबीर के दोहे भी दो लाइनें रह जाती हैं। क्लियर है, बट जब हम उस टाइम पे बात करते हैं कि कबीर के दोहे में किस टाइम की बात की गई है, किससे बात कर रहा है, किस चीज के बारे में बात कर रहा है, क्यों कर रहा है, या फिर बचपन में जैसे टीचर हमें बताते थे कबीर जी कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कबीर जी, जब हम ये आंसर करना चाहते हैं, ये आंसर पूछना चाहते हैं, तो हम बन जाते हैं एक क्रिटिक। क्लियर है, क्रिटिक बन जाते हैं हम, वहां से क्रिटिसिज्म करना स्टार्ट कर देते हैं कि कबीर क्या कहना चाह रहे हैं भाई। जब हम ये बात स्टार्ट करेंगे तो हम रियल क्रिटिक बन जाएंगे। क्लियर है, नेक्स्ट पॉइंट पे चल पड़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है अपनी 5 मेजर स्कूल्स ऑफ क्रिटिसिज्म। इस पॉइंट से पढ़ने से पहले हम नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। व्हाई इज क्रिटिसिज्म इंपॉर्टेंट, व्हाई क्रिटिसिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों बताना है किसी के टेक्स्ट को अच्छा है बुरा है, लिख दिया ठीक है पढ़ लो, नहीं, इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। आप जिस भी फील्ड में काम करते हो, एक ऑनेस्टी के साथ आपके अंदर ये चीज रहनी चाहिए कि आप उसको अच्छा भी बताओ, जो उसके अंदर अच्छाई है वो भी बताओ, जो उसके अंदर बुराई है वो भी बताओ, और क्यों है ये चीजें वो भी बताओ। और अगर आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप उसको सजेशन दे सकते हो कि ये चीजें अच्छी बुरी कैसे हो सकती हैं, क्यों हो सकती हैं, और अच्छा कैसे कर सकते हो आप इन चीजों को, तो आप बता सकते हो। क्लियर है, जब हम क्रिटिसिज्म टेक्स्ट के अंदर जो लिटरेचर है उसके अंदर क्रिटिसिज्म इंपॉर्टेंट क्यों है, हमने टेक्स्ट पढ़ा, क्लियर है, हमने टेक्स्ट पढ़ा, टेक्स्ट पढ़ते हैं, टेक्स्ट के अंदर नॉर्मली एक स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेते हैं, इतने कैरेक्टर हैं, ये इंसिडेंट हुआ है, ये चीजें हुई हैं, ये चीजें हुई हैं, यानी कि हम कई बार ऐसे ही नॉर्मली जो एक मिथ बना हुआ है लिटरेचर वाले करते ही क्या है, सिर्फ स्टोरी तो पढ़ते हैं जो कि रियल चीज नहीं है। लिटरेचर वाले क्या करते हैं, टेक्स्ट के अंदर जो उसका हिडन मीनिंग होता है, हिडन मीनिंग वो निकाल कर लेके आते हैं, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं तो हमारी जो डेली लाइफ है उसमें काफी हद तक मदद करती है वो चीजें, हमें एक्सपीरियंस देता है लिटरेचर हमें, टेक्स्ट, और वो भी जब हम उसका अच्छे से हिडन मीनिंग निकाल लेते हैं ना टेक्स्ट के अंदर से, तब हमारे सामने वो एक एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करने में काम आएगा। जैसे ही हमने टेक्स्ट पढ़ा और टेक्स्ट पढ़ते ही अच्छे से इवैल्यूएट किया, एनालाइज किया और उस चीज को इंटरप्रेट किया अच्छे से, उसके बाद हमने निकाला उस टेक्स्ट के अंदर हिडन मीनिंग। जैसे ही हिडन मीनिंग निकल गया हम एक क्रिटिक अच्छे से बन गई। क्लियर है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कनेक्ट्स लिटरेचर टू हिस्टोरिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। जैसे मैंने बताया, एग्जाम्पल पीछे लिया है कि कबीर के दोहे बिना क्रिटिसिज्म के सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन बनकर रह जाएंगे अगर उसका अच्छे से क्रिटिसिज्म नहीं किया गया, अच्छा बुरा नहीं बताया गया। तो ये क्या कहता है कि हिस्टोरिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट से जोड़ता है आपको, कोई भी जो क्रिटिसिज्म हम करते हैं तो वो हमें सोशल कॉन्टेक्स्ट से जोड़ता है। कैसे, मैंने एग्जांपल लिया एन फ्रैंक डायरी का। एन फ्रैंक डायरी पढ़ते ही आपने अच्छे से जो पढ़ा उसके अंदर हिडन मीनिंग निकाला कि किसी वॉर के टाइम का
टाइम पीरियड दिखाया गया है और उस टाइम पे जो सोसाइटी के अंदर जो चीजें बन चुकी हैं, पब्लिक कैसे चीजें फेस कर रही हैं, वो हमने निकाली। और उस टाइम पे बच्चे कैसे सफर कर रहे थे, पब्लिक कैसे सफर कर रही थी, पॉलिटिशियन कैसे काम कर रहे थे, वो चीजें हमने निकाली। तो हमने मोरल निकाल लिया। बचपन में कहते थे ना मोरल ऑफ द स्टोरी, वो मोरल ऑफ द स्टोरी है हिडन मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने पता किया कि किस टाइम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है एन फ्रैंक के अंदर, वॉर का। सोशल कॉन्टेक्स्ट, वॉर के इफेक्ट क्या पड़े सोसाइटी के ऊपर, क्या बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ा, पॉलिटिशियन के क्या ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, सोसाइटी के अंदर क्या इफेक्ट पड़ा, खाने पे क्या पड़ा, पढ़ाई पे क्या पड़ा, वो सारी चीजें जब एक सोसाइटी के अंदर होने वाली चीजें हमने देख ली, वो हमें किससे जोड़ती हैं, सोशल कॉन्टेक्ट से जोड़ती हैं। वो चीजें निकाल ली हमने, एक टेक्स्ट से निचोड़ लिया। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास में क्रिएट डिबेट न्यू क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये होता है कि जब आप लिटरेचर के अंदर किसी भी टेक्स्ट को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हो और जब आप पूछना स्टार्ट कर देते हो व्हाई, ये क्यों है, कहना क्या चाह रहे हो, जब आप इस तरीके की बातें सामने करना स्टार्ट कर देते हो तो ये एक तरीके का डिबेट होता है। घर पे होता है ना कि भाई तेरे सामने हर बात बोल दे तो डिबेट करना स्टार्ट कर देता है, तो आप रियल क्रिटिक हो, आज के बाद याद रखना। ठीक है, तो ये जब आप किसी भी चीज को डिबेट करना स्टार्ट कर देते हो, न्यू क्वेश्चन निकालना स्टार्ट कर देते हो टेक्स्ट के अंदर, जो भी हिडन मीनिंग निकला सोसाइटी के अंदर, वॉर क्यों हुआ, वॉर का इफेक्ट इतना क्यों पड़ा, ठीक है, पॉलिसी पर कैसे पड़ा, पॉलिटिशियन का कैसे पड़ा, हंगर कैसे आ गया, एजुकेशन लैक कैसे हो गया, ये चीज क्यों हो गई, ये चीज क्यों हो गई। जब टेक्स्ट के अंदर आप ये चीज पढ़ दोगे तो आप क्वेश्चन निकालना स्टार्ट कर दोगे। आपने पूछा क्यों हुआ ये चीज, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लिया, आंसर मिल गया। क्यों हुई ये चीज, तब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लिया तो न्यू क्वेश्चन निकल के आए आपके। लेकिन जब आपने अच्छे से उसको क्रिटिसाइज किया, मेक लिटरेचर इंगेजिंग इंस्टेड ऑफ बोरिंग, यानी कि जब बचपन से हम करते आए ना, हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, हिस्ट्री तो बहुत बोरिंग है। क्यों, हमें वॉर पढ़ने पड़ते हैं, हमें क्या पता वॉर कैसे है, क्यों है, हमें क्या लेना देना इन चीजों से। टेक्स्ट के अंदर कुछ भी हो हमें क्या लेना है, फिक्शनल कैरेक्टर है हमें क्या लेना है, भाई हमें लेना देना है। पहले तो इस बात को ध्यान रखो कि हमें लेना देना है। जब मैंने बताया ना कि टेक्स्ट सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, टेक्स्ट सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं है, टेक्स्ट जो होता है आपके एक्सपीरियंस को बढ़ाता है। लिटरेचर आपके लाइफ एक्सपीरियंस बढ़ाता है, आपकी आसान कर देता है जिंदगी, अगर आप टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ते हो। टेक्स्ट सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, टेक्स्ट को जिया जाता है। क्लियर है। जब आप इस तरीके से टेक्स्ट के अंदर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हो तो आप उसके साथ क्या हो जाते हो, इंगेज हो जाते हो, करेक्टर के साथ में घुल मिलने लगते हो। जब क्या करेक्टर हमारे सामने कोई बात रखता है ना, कोई इंसिडेंट रखता है, हमारे सामने क्वेश्चन निकल के आता है, व्हाई, आपने ऐसा क्यों किया। फिर हम उसके साथ में जब इंगेज हो जाते हैं करेक्टर के साथ में, इंसिडेंट हमें लगता है कि पिक्चर बननी स्टार्ट हो जाती है, तो टेक्स्ट जो होता है वो बोरिंग नहीं रहता। क्लियर है। आज के बाद टेक्स्ट आपको बोरिंग नहीं लगेगा। अगर आप टेक्स्ट को पढ़ने की बजाय टेक्स्ट को जी के पढ़ोगे तो आपको टेक्स्ट बोरिंग नहीं लगेगा। क्लियर है। देख लेते हैं फेमस लिटरेरी क्रिटिक, यानी कि हमने पढ़ लिया कि क्रिटिसिज्म क्या है, किसी भी टेक्स्ट को इवेल्युएट करना, एनालाइज करना, हिडन मीनिंग को निकालना, कनेक्शन बनाना सोसाइटी के, रीडर के और राइटर के बीच में, सारी चीजें कवर कर ली। अब पढ़ते हैं फेमस क्रिटिक कौन से हैं जिन्होंने हमें बताया कि किसी टेक्स्ट को कैसे पढ़ना है, किस तरीके से, किस सोर्स के थ्रू आपको किसी दूसरे के टेक्स्ट को क्रिटिसाइज करना है। ऐसे नहीं अंधेरे में तीर मार दिया और हो गया, मैंने किसी के टेक्स्ट को बुरा बता दिया, अच्छा बता दिया, नहीं, ऐसे नहीं करना। सोर्सेज दिए हैं, बताया है इन क्रिटिक्स ने कि किस तरीके से आप एक अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक वे से किसी टेक्स्ट को इवेल्युएट कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। लाइक एरिस्टोटल, फर्स्ट राइटर की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास में आ जाता है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने क्या सिखाया कि हमें किसी टेक्स्ट के अंदर किस चीज को पढ़ना चाहिए, किस तरीके के कैरेक्टर होने चाहिए। इंट्रोड्यूस कैथारसिस इन ट्रेजेडी, यानी कि इन्होंने बताया कि ट्रेजेडी के अंदर
कैथारसिस होना चाहिए। कैथारसिस क्या होता है? किसी कैरेक्टर का गिल्ट, फियर, ठीक है। ओथेलो पढ़ा होगा, शेक्सपियर का ओथेलो। ओथेलो के अंदर जो ओथेलो किंग होता है, मतलब जो कैरेक्टर होता है एक ओथेलो, उसको गिल्ट आ जाता है, उसने बिना ही जान मतलब अच्छे तरीके से किसी चीज को वो किए बगैर, जानकारी लिए बगैर, इन्वेस्टिगेशन किए बगैर किसी भी चीज की, उसने अपनी वाइफ का मर्डर करवा दिया, अपनी वाइफ को मार दिया, ठीक है, किसी दूसरे के बात बहकावे में आकर। और जैसे ही उसको उस चीज के बारे में पता चलता है तो फिर वो अपने गिल्ट के अंदर रहना स्टार्ट कर देता है कि ये मैंने गलती कर दी है, ठीक है। जब ये चीज किसी कैरेक्टर के अंदर आती है, किसी टेक्स्ट के अंदर आती है, तो उसको बोलते हैं कैथारसिस। यानी कि किसी ट्रेजेडी के अंदर आपको किस चीज का मेन एलिमेंट होना जरूरी है? कैथारसिस का होना मेन जरूरी है। क्लियर है? टीएस एलियट क्या बोलते हैं यहाँ पे? ट्रेडिशन नोट पर्सनल इमोशन मैटर्स इन पोइट्री, ठीक है। नोट ट्रेडिशनल मैटर इन पोइट्री। यहाँ पे ये बोलते हैं एरिस्टोटल, और यहाँ पे टीएस एलियट बोलते हैं, टीएस एलियट क्या बोलते हैं कि ट्रेडिशन मैटर करता है किसी भी पोइट्री को लिखते टाइम, ना कि इमोशनल या कि पर्सनल इमोशन। यानी कि ये इन्होंने बोला है कि आपके अंदर एक टैलेंट है कि आप किसी भी पोइट्री को अच्छे से बना सकते हो, लिख सकते हो, किसी भी चीज को अच्छे से कर सकते हो, लेकिन सिर्फ यह काफी नहीं होता है किसी भी अच्छी पोइट्री को लिखने का। आपको क्या जरूरी होता है कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ट्रेडिशन क्या होता है, एक अच्छा वे क्या है किसी भी पोइट्री को लिखने का, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको कहाँ से पता चलेगा? क्लासिक राइटर से पता चलेगा। क्लियर है? क्लासिक राइटर्स को जब आप अच्छे से पढ़ोगे कि किस तरीके से किसी भी पोइट्री के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए, किस तरीके की रिदम होनी चाहिए, कैसे मीटर होने चाहिए, ये सारी चीजें जब आपको पता होती है तो आप एक अच्छी पोइट्री को रीजॉइन कर सकते हो। क्लियर है? तभी इन्होंने बोला है कि पर्सनल इमोशन मैटर नहीं करते, कि आपका पर्सनल इमोशन क्या है। किसी भी पोइट्री बनाते टाइम जब आपके अंदर इमोशन आते हैं, पोइट्री तो ओवरफ्लो इमोशन ही होता है ना, लेकिन आपका सिर्फ वो पर्सनल इमोशन काफी नहीं होता पोइट्री के अंदर, आपको ट्रेडिशन वैल्यू भी साथ में रखनी पड़ेगी। क्लियर है? ये बात बोलते हैं टीएस एलियट। नेक्स्ट इसी के अंदर हमारे पास गायत्री स्पिवाक हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर हैं लिटरेरी थ्योरी के अंदर भी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर भी एंड कल्चरल स्टडी के अंदर भी। क्लियर है? देख लेते हैं गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक क्या बोलते हैं। कैन द सबल्टर्न स्पीक? आर मार्जिनलाइज्ड वॉइस हियर? क्या बोला इन्होंने यहाँ पे? समझ आया कुछ? नहीं। हमने टेक्स्ट पढ़ा, टेक्स्ट के अंदर किसी पुअर क्लास और रिच क्लास की बात की गई है, ठीक है। पुअर क्लास और रिच क्लास की बात की गई है, ठीक है। जब इन चीजों की बात की जाती है तो यहाँ पे गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक ने बोला, क्या इनकी आवाज किसी टेक्स्ट में मायने रखती है? जब इस चीज का पॉइंट ऑफ व्यू हम रखते हैं तो आ जाता है स्पिवाक का कॉन्सेप्ट, कैन द सबल्टर्न स्पीक। क्लियर है? समझ आया? जब आप पता कर लेते हो कि इनका क्या रोल प्ले है, क्या इनकी अपनी एक आवाज है, क्या ये अपनी आइडेंटिटी बना पाएंगे सोसाइटी के अंदर, टेक्स्ट के अंदर, जब आप इस चीज की बात करते हो तो ये क्या आ जाता है कि भाई टेक्स्ट के अंदर कैन द सबल्टर्न स्पीक। क्लियर है? समझ आ गया होगा इतना। एरिस्टोटल क्या बोलते हैं, टीएस एलियट क्या बोलते हैं, चक्रवर्ती स्पिवाक क्या बोलती हैं, अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास ले लेते हैं, पीछे वाली स्लाइड पे चलते हैं जो हमने छोड़ दिया था। हाँ, 5 मेजर स्कूल्स ऑफ क्रिटिसिज्म, ठीक है। 5 मेजर स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी थ्योरी को किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। मैंने बता दिया कि क्रिटिसिज्म होता है किसी भी टेक्स्ट को क्रिटिसाइज करना,
सिस्टमेटिक वे से इवेल्युएट करना, इंटरप्रेट करना एंड एनालाइज करना। मैं पीछे बता चुकी हूँ जिससे हिडन मीनिंग निकलेगा, क्लियर है। लेकिन वो किस तरीके से पढ़ना है, अलग अलग आपके थीम हिडन मीनिंग निकल किस पॉइंट ऑफ व्यू से सकते हैं, वो जब आपको पढ़ना है तो ये 5 स्कूल्स बताएंगे आपको कि आपको किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने किस थीम को निकाला है, किस हिडन मीनिंग को निकाला है, क्लियर है। नेक्स्ट एक एक करके देख लेते हैं कि कौन सी बात है इसके अंदर। फर्स्ट यहाँ पे आता है फॉर्मलिज्म एंड न्यू क्रिटिसिज्म। फॉर्मलिज्म एंड न्यू क्रिटिसिज्म, ये क्या बोलते हैं, फोकस ओनली द टेक्स्ट, प्लॉट, स्टाइल, सिंबल, क्लोज रीडिंग। क्लोज रीडिंग पार्ट आ जाता है न्यू क्रिटिसिज्म का, क्लियर है। फॉर्मलिज्म का मतलब यहाँ पे होता है कि आप जब भी किसी टेक्स्ट के अंदर किसी भी टेक्स्ट को पढ़ते हो, आपने 10th प्लस 2 में एक वो लिखा होगा, टाइटल को अच्छी तरीके से सिग्निफाई किया होगा, या फिर राइटर का राइटिंग स्टाइल लिखा है। तो जैसे ही आप नीचे एक पॉइंट ऑफ व्यू लिखते हो ना, राइटर स्टाइल, लैंग्वेज, है ना, जब आप वो बातें लिखते हो और उसके अंदर लिखते हो प्लॉट कैसा यूज किया है, स्टाइल कैसा यूज किया है, सिंबल कैसे यूज किए हैं, जब इस तरीके की चीजें आप लिखते हो तो वो फॉर्मलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू आ सकता है। यानी कि आपने किसी के टेक्स्ट को क्रिटिसाइज किन पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, सिंबल के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लॉट अच्छा रखा है, प्लॉट सीक्वेंस में नहीं है, जो मतलब चीजें होनी चाहिए, जो एक्ट होने चाहिए वो सीक्वेंस में नहीं है, प्लॉट अच्छे से चल नहीं रहा है, मतलब अलग अलग चीजें आप बताते हो। स्टाइल मतलब किसी स्टाइल में बात कर रहे हैं लेकिन वो अच्छे से मतलब रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, या अच्छे से किया है किसी भी स्टाइल को यूज। सिंबल, जैसे आप किसी को मतलब इनडायरेक्टली सिंबल के थ्रू किसी चीज को दिखाने की कोशिश करते हो, सिंबल का यूज क्या है, वो आपको किन चीजों से पता चलेगा, किसी भी टेक्स्ट की क्लोज रीडिंग से पता चलेगा आपको हिडन मीनिंग, क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं मार्क्सिस्ट, जो किस चीज को देखता है, लुक्स एट क्लास, मनी, पावर, हु इज रिच, हु इज ओप्रेस्ड, क्लियर है। यानी कि मार्क्सिस्ट थ्योरी जो है वो हमें बताएगी कि किसी भी टेक्स्ट को किस तरीके से पढ़ना है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। अगर हम क्लास कॉन्फ्लिक्ट पढ़ते हैं, क्लास क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, मनी के बारे में पढ़ते हैं, रिच पुअर की बात करते हैं, या पावर की बात जब हम पढ़ते हैं कि कौन रिच है, कौन गरीब है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, ये सारी चीजें जब हम इसके अंदर पढ़ते हैं तो वो आ जाएगा मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, क्लियर है। किसी भी टेक्स्ट को जब हम इन पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिसाइज करते हैं तो वो अपना मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसी वर्क को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्लियर है। नेक्स्ट अपना आ जाता है फेमिनिस्ट, examine gender roles, how are women portrayed, do they have voice, really। आपने एक वर्क पढ़ा है जेन आयर, ठीक है, या फिर जेन ऑस्टन का एक वर्क है प्राइड एंड प्रेजुडिस, बहुत अच्छा एग्जांपल है इस थ्योरी को इस चीज को समझाने का। जेन आयर का प्राइड एंड प्रेजुडिस एक वर्क है जिसके अंदर एक फीमेल है एलिजाबेथ, जो सिर्फ और सिर्फ इस चीज को दिखाती है कि एक लड़की का सुंदर होना काफी है और उसका शादी करना बहुत जरूरी है लाइफ में, तभी वो पूरी होगी, क्लियर है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं, यानी कि टेक्स्ट के अंदर जेंडर रोल क्या है, एक फीमेल का जेंडर किस तरीके से दिखाया गया है, हाउ आर वुमेन पोर्ट्रेड, कैसे दिखाया गया है एक वुमेन को, डू दे हैव वॉइस, क्या सच में उनकी आवाज होती है, क्या उनकी आइडेंटिटी मायने रखी है टेक्स्ट के अंदर। जब हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी वर्क को पढ़ते हैं तो वो हमारा फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है अपना साइको एनालिटिकल, यूजेस फ्रॉड जंग, ये राइटर हैं कार्ल जंग एंड ये फ्रॉड है हमारे सिगमंड जैक, वो वाले सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है। एनालाइज कैरेक्टर, फियर, गिल्ट, डिजायर, चाइल्डहुड, यानी कि हमारा मेंटल एटीट्यूड क्या है टेक्स्ट के अंदर किसी कैरेक्टर का। जब हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं
तो वो आ जाता है साइको एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि हमने करेक्टर का जो फियर है उस चीज को एनालाइज किया, करेक्टर के अंदर गिल्ट है उस चीज को एनालाइज किया, यानी कि मैंने कैथारसिस बता दिया आपको ओथेलो के अंदर किस किस सिचुएशन के बाद उसके अंदर वो गिल्ट आता है। डिजायर की बात कर ली, डिजायर के और चाइल्डहुड की बात कर ली, पूरा चाइल्डहुड भी तो आ सकता है इसके अंदर, मेंटल एटीट्यूड अलग ही चीजों से होता है। क्लियर है? जब हम इस तरीके की बातें करते हैं तो वो हमारा आ जाता है साइको एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है पोस्ट कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सिंपल वर्ड समझो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, या फिर हमारे जो लोकल लैंग्वेज में यूज किया जाता है अंग्रेज चले गए अंग्रेजी छोड़ गई। ठीक है? स्टडीज इंपैक्ट ऑफ कॉलोनिज्म, कल्चर, आइडेंटिटी, कॉलोनाइजर वर्सेस कॉलोनाइज्ड। यानी कि जब हमने स्लेवरी एक्सेप्ट की, जब हमारे ऊपर मतलब ये रूल कर रहे थे ब्रिटिशर्स, ये चीजें जब हुई तो उनके बाद में क्या है, वो जब भी यहाँ से चले गए, जो कॉलोनाइजर थे अपने कॉलोनाइजर थे वो यहाँ से चले गए, और उनके जाने के बाद भी हमारे ऊपर उनका इम्पैक्ट क्या रहा है, क्या रहता है, क्या अभी भी हम उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, क्या उनके कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। जब इस चीज की बात हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो वो हमारा आ जाता है पोस्ट कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर है? समझ आ गया होगा कि आपको किसी भी टेक्स्ट को किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। फॉर्मलिज्म, मार्क्सिज्म, पोस्ट कॉलोनियल, साइको एनालिटिकल एंड फेमिनिस्ट, और बहुत सारी थ्योरीज हैं, प्योर थ्योरी है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है। अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट को पढ़ सकते हो। इन शॉर्ट अगर मैं कहना चाहूं, एक टेक्स्ट को 5 चश्मे लगाकर आप 5 तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक है? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या है। फेमस लिटरेरी क्रिटिक कर चुके हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। क्रिटिसिज्म को एक और अच्छे तरीके से समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि किसी भी टेक्स्ट को पढ़ते टाइम आप किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हो। हमने पहले फॉर्मलिज्म लिया, अच्छा एग्जाम्पल तो बताया ही नहीं मैंने। सिंड्रेला, सिंड्रेला का एग्जाम्पल लिया है। सिंड्रेला की कहानी बचपन से सुनते आए होगे, है ना? मम्मी दादी नानी सबसे सुनी होगी सिंड्रेला की कहानी। अब तो मम्मी दादी वाला जमाना नहीं रहा, मोबाइल वाला जमाना रह चुका है। ठीक है? उस पे सुनी होगी सिंड्रेला वाली कहानी। तो फॉर्मलिज्म थ्योरी से जब आप पढ़ते हो, फॉर्मलिज्म चश्मा लगाकर जब आप सिंड्रेला की स्टोरी सुनते हो तो क्या आ जाएगा? रोल ऑफ मैजिक, सिंबोलिज्म ऑफ मिडनाइट। ये दिख रहा होगा यहाँ पे, ये रात है। ठीक है? ये रात दिख रही है हमें, और ये यहाँ पे मैजिक दिख रहा है। ठीक है? तो ये जो मैजिक है ये किस चीज को दिखाते हैं? मम्मी दादी वाला रात को टोना कर गया, भाई टोना टोटका कर गया, कोई जादू कर गया हमारे घर के ऊपर, तो वो रात को जो टोना टोटका जो जादू होता है वो किस चीज को सिंबलाइज कर रहा होता है? रात को। यानी कि टोना टोटका जादू जो होता है वो किस टाइम पे होता है? मिडनाइट। यानी कि जो मैजिक है वो किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है? मिडनाइट को। मैजिक का रोल क्या है यहाँ पे? मिडनाइट को सिंबलाइज करना। क्लियर है? समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है नेक्स्ट, चश्मा। स्टेप मार्क्सिस्ट चश्मा पहन लो भाई। ठीक है? स्टेप मदर, स्टेप मदर जो है वो अपर क्लास है। क्लियर है? अपर क्लास की दिखाई गई है स्टेप मदर जो है, और सिंड्रेला जो है वो लेबर क्लास में दिखाई गई है। किसमें है? लेबर क्लास में। कपड़ों से पता चल ही रहा होगा बेचारी के, है ना? और जादू भी तो इसी से जादू तो इसी बात पे हुआ था, इसको अच्छे से प्रिंसेस लुक दिया गया था। क्लियर है? तो यहाँ पे मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि अपर क्लास और लेबर क्लास के बीच में जो चीजें चल रही हैं, जो स्ट्रगल चल रहा है, वो चीज दिखाया गया है, और वो चीज हमने निकाली है सिंड्रेला की स्टोरी से पढ़ते टाइम कि ये मदर अपर क्लास कैसे है, सिंड्रेला लोअर क्लास है, इस चीज की वजह से ये हो रहा है, ये इसको खाना नहीं दे रही है, इसको पहनने के कपड़े नहीं दे रही है। जब इस तरीके की चीजें निकाल रहे हैं हम तो वो हमारा आ जाता है मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है? इज ए वुमेन्स आइडेंटिटी ओनली ब्यूटी एंड मैरिज? इज इट ट्रू? यस, इज इट ट्रू इन अवर सोसाइटी? एक लड़की के लिए सिर्फ ब्यूटी और मैरिज होना काफी है। आप कितना पढ़ लो, किसी पोजीशन पे पहुंच जाओ, आपके लिए आप लास्ट में सिर्फ और सिर्फ आपका सुंदर होना और आपकी शादी हो जाए, यही काफी होता है। क्लियर है? बट ये होना नहीं चाहिए। ठीक है? यही चीजें होती हैं। जब हमने पढ़ा इस सिंड्रेला के अंदर हमने क्या देखा
कि आपकी ब्यूटी मायने रखती है, किसी भी के साथ आप कैसे रिप्रेजेंट होते हो, आपकी आइडेंटिटी आपकी ब्यूटी दिखाती है। क्लियर है? और आपकी रियल आइडेंटिटी तभी बनेगी जब आप शादी कर लोगे, आप पूरे हो जाओगे। क्लियर है? यानी कि क्या एक लड़की का सिर्फ और सिर्फ सुंदर और शादी होना काफी है? ये चीजें जब हम देखते हैं फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, जब हम बोलते हैं क्या ये क्यों जरूरी है, ब्यूटी क्यों जरूरी है ओनली लड़की के लिए, मैरिज क्यों जरूरी है लड़की के लिए, ये बात तो गलत है। जब हम इस तरीके की बातें करते हैं किसी भी टेक्स्ट को पढ़ते टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर है? आज के बाद सिंड्रेला की स्टोरी के बाद अच्छे से पढ़ लेना कि किसी भी स्टोरी को आपको किस किस तरीके से क्रिटिसाइज करना है। सिंड्रेला एक छोटी सी कहानी, बचपन की कहानी भी क्रिटिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के बाद एक अलग ही रूप ले लेती है। क्लियर है? समझ गए होंगे कि क्यों कहा मैंने कबीर के दो बिना क्रिटिसिज्म के सिर्फ 2 लाइनें हैं, और क्रिटिसिज्म करते ही सोसाइटी, जॉनरा, हर चीज के बारे में बता देता है। क्लियर है? तो ऐसे ही सिंड्रेला की एक नॉर्मल सी बचपन की कहानी आज क्रिटिसिज्म से हमने कितने पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ ली। ठीक है? इन शॉर्ट कंक्लूजन देख लेते हैं कि इन शॉर्ट टेक्स्ट क्या है। क्या हो गया मैडम? बस 5 मिनट की कंक्लूजन देख लेते हैं। लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड एक्सरे ऑफ लिटरेचर, यानी कि आपके सामने एक टेक्स्ट रखा गया है और आपको उसका अच्छे से एक्सरे कर देना है कि क्या है इसके अंदर, इसकी हर एक हड्डी को निकाल के देखना है। क्लियर है? वन टेक्स्ट कैन हैव 1000 मीनिंग। अलग अलग चश्मे से एक टेक्स्ट को पढ़ सकते हो, अलग अलग मीनिंग निकाल सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट है द गोल इज टू कीप क्वेश्चनिंग, कीप इंटरप्रिटेटिंग, यानी कि क्रिटिसिज्म का एक मोटो है कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चनिंग करते रहो, कीप इंटरप्रिटेट करते रहो। ठीक है? इंटरप्रेट करते रहो, क्वेश्चनिंग करते रहो, पूछते रहो ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ऐसी चीजें पूछते रहो और आप एक क्रिटिक बन गए। क्लियर है? समझ आ गया होगा सारी चीजें, क्या है क्रिटिसिज्म, क्या नहीं है, किस तरीके से पढ़ना है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, कितने चश्मे लगा के पढ़ना है, और आप एक क्रिटिक बन गए। आपने अच्छा क्रिटिसिज्म करना स्टार्ट कर लिया। क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो फिर भी टेक्स्ट मैसेज करके पूछ लेना, कैसे भी पूछ सकते हो आप। ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट क्लास हम रखने वाले हैं अलग अलग राइटर्स पर, अलग अलग क्रिटिक्स पर, जैसे एरिस्टोटल हो गया, लॉन्जाइनस हो गया, फिलिप सिडनी हो गया, जितने भी हमारे क्रिटिक हैं हमारे इसमें सिलेबस में, वो हम सारे के सारे वीडियो के अंदर करने वाले हैं। क्लियर है? सो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।